लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम लोग कूदने वाले हैं फिल्मी दुनिया के अंदर। अब देखो, चाहे मूवी हो हॉलीवुड की या बॉलीवुड की, अगर तुम्हें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनानी है तो तुम्हें एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा, एंड दैट फॉर्मूला इज गुड वर्सेस इवल। यानी कि किस तरीके से अच्छाई बुराई के ऊपर जीत जाती है। एंड जो आदमी बुरा काम कर रहा होता है उसे हम एंटागनिस्ट या फिर विलन कहते हैं। आज की डेट तक हमारे पास फिल्मों के द्वारा प्रोवाइड करे हुए बहुत सारे आइकॉनिक विलन्स हैं, जैसे कि शोले का गब्बर, एक विलन का एक विलन, रावण का रावण, और अगर इंटरनेशनल चले तो मार्वल का थैनोस। लेकिन इन सारे विलन ने पता है कॉमन चीज क्या है? ये सारे विलन्स अपने विलन होने का ट्रेट दिखाते हैं, मतलब इनको साफ साफ दिखाया जाता है कि दे आर इवल एंड दे आर डूइंग समथिंग जो कि इन जनरल ह्यूमैनिटी को हार्म करेगी। एंड फॉर दैट हमारे हीरोज को इनसे लड़ने की जरूरत है, सो दैट दे कैन स्टॉप देयर मैडनेस। लेकिन तब क्या होगा जब सोसाइटी को हार्म करने वाले उस विलन को ही तुम विक्टिम कार्ड दे दो और उस पर सिंपैथी की एक प्यारी सी लेयर चढ़ा के उसको एज अ हीरो सेल कर दो। इस चीज को सबसे अच्छा पुल ऑफ किया है अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की मूवी बागबान ने। ये मूवी अपने आप में मैं तो बोलूंगा मास्टरपीस है, क्योंकि इस मूवी का जो मेन लीड कैरेक्टर है या फिर तुम हीरो कह लो उसको, वो दिखाया ऐसे गया कि वो कितना ज्यादा परेशान है, कितना पीड़ित है, बिकॉज उसके अपने ही बच्चे उसको और उसकी बीवी को बहुत परेशान कर रहे हैं अपने गेन के लिए, या फिर सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन इज इट रियली लाइक दैट? मतलब अगर तुम अपना थोड़ा सा कल्चर और ये ओल्डर जनरेशन के ख्यालात को थोड़ा साइड में रखो और थोड़ा लॉजिकली सोचो, तो क्या सही में असली विलन इनके बच्चे हैं, या फिर एक्चुअल में जो बाग भूखा हो रहा है वो ये मचा रहा है? आज इस वीडियो में हम यही डिसाइफर करने वाले हैं कि एग्जैक्टली यहां पर इस मूवी के थ्रू करंट जनरेशन और उसके आने वाली जनरेशन को किस तरीके से मोल्ड करने की कोशिश या बहकाने की कोशिश हो रही थी इनटू बिलीविंग कि तुम्हारे पेरेंट तुम्हारे गॉड्स हैं एंड तुम उनकी कठपुतली / बैकअप प्लान हो। ना मुझे पता है कि मूवी बहुत फेमस है एंड बहुत से लोगों ने ये मूवी देख रखी होगी, लेकिन सम पीपल लाइक मी जिनको इस मूवी के बारे में पता था बट दे नेवर एक्चुअली वॉच्ड इट, तो उन लोगों के लिए आई विल गिव अ शॉर्ट रिकैप कि इस मूवी में एग्जैक्टली होता क्या है। सो मूवी की शुरुआत होती है बाय इंट्रोड्यूसिंग अस टू द मेन कैरेक्टर, जो कि अमिताभ बच्चन होता है, जिसकी उम्र ऑलमोस्ट रिटायरमेंट वाली हो चुकी होती है। एंड उसके साथ साथ उसके बहुत सारे ट्रेट्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि बहुत ही घटिया जोक मार के खुद ही बहुत तेज हंसना। हाँ वो तो ठीक है बेदी साहब, लेकिन ये सवाल मैं आपके कुत्ते से कर रहा था। सुबह सुबह डायबिटीज का शौक। रियली? चलिए इसी बात पर मुंह मीठा कर लेते हैं। और दुनिया का सबसे घटिया ड्रेसिंग सेंस। क्या कलर कॉम्बिनेशन है भाई? कैमोफ्लेज क्यों कर रहा है? जंग लड़ने जा रहा तू, चटक ब्लू शर्ट के ऊपर ब्लू कलर की टाई ही क्यों पहनेगा तू? उसके बाद चलते हैं इसकी पर्सनल लाइफ पे, जहां पर दिखाते कि नौकरी कहां पे करता। और तुम जो वीडियो देख रहे हो फटाफट से अपना पेन और पेपर निकाल लो, बिकॉज इन लोगों ने एक कसर नहीं छोड़ी है ये दिखाने के लिए कि ये कहां नौकरी करता है। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक नहीं, एक्सिस नहीं, एचडीएफसी नहीं, आईसीआईसीआई बैंक। ये नीट में आ गया क्वेश्चन, अगर तुमने नोट डाउन नहीं करा तो ये करना ही पड़ेगा तुम्हें। यूट्यूब के अनस्किपेबल एड्स इस चीज से इंस्पायर्ड थे कि भाई तुम्हें आईसीआईसीआई बैंक का लोगो देखना ही पड़ेगा। अगर तुमको जरा सा भी संदेह है कि ये कहां काम करता है, आईसीआईसीआई बैंक में काम करता है ये, अब मैंने दिखा दिया, दोबारा मत पूछना। तो अब जब तुमको मेन कैरेक्टर की जॉब क्लियर हो चुकी है तो अब चलते हैं उसकी बीवी की तरफ, जिसे अपेरेंटली जितना पसंद चाय बनाना है। पहले तुम्हारे पापा के लिए चाय बनाती थी, अब अपने बच्चों के लिए बनाऊंगी। मैं आपको चाय नहीं पिला सकी। उतना ही पसंद फालतू की बातें चोरना भी है। चाहते तो ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते थे क्या? अपने काम के आगे इन्हें कुछ याद रहे तो ना। काम ना करे वो आदमी, पहले प्यार कर ले इनसे। खुद तो घर में बैठ के चाय बना रही है, वो आदमी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, करने दे उसे। लेकिन नहीं, वही बात है ना, टिपिकल बिहेवियर दिखाना है कि कैसे घरेलू बिहेवियर एक्ट करती है, क्योंकि फनी ह्यूमर डालना है मैंने, ऑडियंस रिटेंशन चाहिए होती है हमको। लेकिन असली फनी इसके घटिया से जोक्स और ये जो इसने कंप्लेन करी यहाँ पर वो सब नहीं है। असली फनी तब होता है जब हम मूवी में थोड़ा और आगे चलते हैं और अब आ चुकी है मेन कैरेक्टर और उसकी बीवी की एनिवर्सरी, जहां पर ये अपनी एनिवर्सरी का केक काटते हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है टू माई लविंग हस्बैंड। भाई मैं कम से कम 20-25 साल से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहा हूं और 5-10 साल से एडिटिंग कर रहा हूं, जहां पे मैंने हजारों फॉन्ट्स देखे हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल फॉन्ट जहां पर तुम इस तरीके से ए लिखते हो। दिस लुक्स
वेरी सस्पिशियस। किसी ने तो ये जानबूझ के किया कि हाँ चलो हमारे वैसे तो बहुत गटे जोक्स हैं, हस्बैंड को हस्बुंड कर देते तो शायद फनी हो जाएगा, कोई ना कोई तो आगे जाके इसको समझ ही लेगा। खैर जब ये लविंग हस्बैंड अपना केक को काट रहे होते हैं तभी हमको इंट्रोड्यूस कराया जाता है इनके 4 बेटों और उनकी बीवियों से। 4 बेटे हैं, 4 बेटे। दिस इज लाइक अ वेट ड्रीम फॉर अ राजस्थानी और हरियाणवी आज की डेट तक भी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई कितनी बड़ी फैमिली, एकदम ग्रैंड फैमिली, कितने सारे लोग हैं इसमें, लेकिन इनके 4 बच्चे, उनकी बीवियां और उनके बच्चे, अभी पूरी फैमिली खत्म नहीं हुई है। एज द मूवी प्रोग्रेसेस हमको एक और शख्स से वाकिफ किया जाता है एंड दैट इज देयर 5th सन, जो कि अडॉप्टेड और शायद थोड़ा सा ऑटिस्टिक है। क्योंकि यूजुअली आदमी जब फोन करता है तो पहले हेलो बोलता है, तुम अपने स्कूल की मॉर्निंग प्रेयर रिसाइट नहीं करने लग जाते हो। हेलो, तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव। मतलब जस्ट टू शो कि आदमी थोड़ा संस्कारी है, वो सब है, तो मतलब कुछ भी तुम दिखा दोगे। इस चीज को देखकर मैं बस एक कंक्लूजन दे सकता हूँ, दैट इज कि दिस पर्सन वाज रोहित मेहरा बिफोर रोहित मेहरा वाज रोहित मेहरा। एंड इसके बाद ये अपने लव ऑफ हिज लाइफ से बोलता है कि भाई पर मान लो मम्मी पापा को मैं पसंद नहीं आई, तभी तुम मुझसे शादी करोगे? ये मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है, और ये सच है कि अगर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्यों उन्हें बच्चा करना है इसके साथ। बेसिकली मूवी इस सीन से ये दिखाना चाहती है कि ये आदमी जो है ये बहुत ही ओवरली संस्कारी है। और ये भी सच है, मैं जिंदगी भर तक शादी नहीं करूंगा और जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान के साथ ये चीज रियल लाइफ में हो गई है, इसीलिए शायद अभी तक वो आ रहा है, बट मुझे क्या, मेरी भी नहीं हुई है। सो जब सारे मेन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद 2-3 गाने आते हैं, उस थोड़ा नाच गाना होता है, थोड़ी पार्टी होती है, और फिर से घटिया कलर कॉम्बिनेशन के टाई पहन रहा है। भाई मैं, मेरे से नहीं होगा भाई, मैं नहीं कर सकता ये चीज। मिडनाइट पर्पल शर्ट के साथ एग्जैक्टली सेम उसी कलर की टाई, क्यों? लेकिन क्यों? ब्लैक पहन ले, रेड पहन ले, इसके ऊपर ब्लू पहन ले, ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, सेम कलर क्यों भाई? ये तो मतलब फालतू की रेज बेटिंग है भाई, कोई जरूरत नहीं सब करने की। इतना गंदा ड्रेसिंग सेंस मेरे बाप का हो ना, मैं भी ये बोलूंगा उसे। और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या है डैड? अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज मैं उनके घर में रहता हूँ एंड आई डोंट वांट कि मेरे साथ सूर्यवंशम वाला ट्रीटमेंट हो जाए। तुम्हारे हिस्से की जमीन उठाओ, इसे निकल जाओ यहाँ से। मूविंग ऑन, अब हम चलते हैं मूवी के उस टर्निंग पॉइंट पे जहां पर थिंग्स स्टार्ट टू गो डाउनहिल फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड लविंग फैमिली। एंड द रीजन फॉर दैट इज कि अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है वो अब अपने बच्चों से एक डिमांड रखता है कि भाई अब देखो मैं हो गया हूं बुढ़ा और मेरी जिंदगी में मेरी बीवी और 2 लैब्राडोर्स के सिवा अब और कुछ नहीं बचा है, एंड फॉर दैट रीजन अब मैं बोर हो जाऊंगा। इसीलिए अब मैं और मेरी बीवी तुम चारों में से किसी एक के घर में आके पसरना चाहते हैं। टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई, ये इसकी डिमांड थी। एंड इस चीज को लेकर इन चारों बेटे और उनके बीवियों के अंदर एक बहुत बड़ा डिस्कशन होता है कि घर के अंदर जगह नहीं है और 2 लोगों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड देन वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कम अप विद एन आइडिया कि कैसा रहेगा भाई कि अगर हम एक पेरेंट को बोलोगे तुम एक भाई के साथ रहो और दूसरे पेरेंट को बोलोगे तुम दूसरे भाई के साथ रहो, तो इससे ये होगा कि ये हमारे साथ रहने से ज्यादा एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे। और फिर ये बाहर बैठ के ये लोग ना बाहर बैठ के सोच रहे होते कि भाई जरूर उन लोगों में झगड़ा हो रहा होगा कि कौन पहले हमें अपने घर ले जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगे। तो अब जब इतने डिसीजन बता रहे थे इन लोगों को, तो इस चीज को सुनकर ये बहुत ज्यादा एनरेज हो जाता है कि भैया ऐसा कैसे बोल दिया उन लोगों ने, एंड द फैक्ट दैट कि इसको डिसीजन अभी चाहिए। इसलिए तुम अगर वर्डिक्स पे ध्यान दोगे मेरी, मैं डिमांड बोल रहा था कि इसने अपने बेटों के सामने डिमांड रखी है, रिक्वेस्ट नहीं कि भाई तुम अगर इसको नहीं करोगे तो मैं टैंट्रम्स थ्रो करने लग जाऊंगा भाई कि यार ये तो कितने गलत है, इनकी नियत पे शक कर रहा है इनकी। आप अपने बच्चों की नियत पर शक मत कीजिए। अरे भाई तू हलवा बनाने की बात थोड़ी कर रहा है भाई, तुम किसी के घर के अंदर मूव इन होना चाहते हो, स्पेशली एट अ पॉइंट जब वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ से अकस्टम्ड है, उसका एक शेड्यूल बन चुका है, तो उसको एटलीस्ट टाइम तो दो, या फिर उसको एटलीस्ट अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। नहीं, नियत ही खराब है भाई इसकी, ये तो घटिया लोग हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, द डिल्यूजन्स। किस तरीके से इस मूवी ने दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे अगर आपने अपने पेरेंट्स का एक भी, तुम रिक्वेस्ट तो छोड़ ही दो, तुमने अगर उनकी एक भी बात नहीं मानी तो तुम दुनिया के सबसे घटिया और बेकार इंसान हो। ये चीज इस मूवी के थ्रू पुश करने की कोशिश करी है फॉर एब्सोल्युटली व्हाटएवर रीजन। खैर कोई भी आदमी जो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, एंड ये मूवी करोड़ों बार दिखा चुकी है कि भैया ये बंदा बहुत चिपकता है अपनी बीवी से, जो कि ठीक बात भी है, अपनी बीवी से चिपकने में कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम इतना ही प्यार करते हो, देन व्हाई डिड यू इवन अग्री टू दिस बुलशिट ऑफ अ स्कीम? मतलब ये तो कंप्लीटली ऑप्शनल है ना। तुम्हारे बच्चे ने बोला कि भैया हम आपको अलग अलग अफोर्ड
कर सकते हैं, साथ में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये तो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है दैट यू स्टे इन योर हाउस टुगेदर, यहां तुम आराम से रह सकते हो लाइक बिफोर। बस एक चीज होगा कि तू जॉब पे नहीं जाएगा, बस अब दैट्स इट। लेकिन नहीं भाई, बुढ़े में चूल्हे, पता नहीं भाई किस बात की चूल्हे बट चूल्हे। लेकिन पोर्ट्रे यहाँ पर ऐसे कर रखा है कि यहाँ पे सारी गलती बच्चों की है, इनकी कोई अपनी कोई गलती नहीं है, कुछ अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। और अब इस चीज के बाद ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिसीजन लेता है, एंड दैट डिसीजन इज आज से मैं टाई नहीं बांधने वाला हूं, कभी नहीं। Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! वेल देन इसके बाद मूवी में दिखाते हैं कि भाई इनके अपने डिसीजन की वजह से, हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है बेटा। अपनी चॉइस की वजह से बता देना कब और कहाँ जाना है। they are now very sad, very depressed and that they have to live separately now। और अब तुम्हें पता चलेगा कि जिस भी इंसान ने मूवी लिखी है ना, मतलब वो किस लेवल का हिजपौना है और मतलब इतनी एब्सर्ड राइटिंग किसी की कैसे हो सकती है। बिफोर वी विल मूव टू द मेन पार्ट, लेट्स स्टार्ट विद दिस सीन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर दिखाते हैं कैसे ये लोग अपना बैग वैग सब पैक कर रहे हैं और दोनों के बेड स्टैंड के साइड में अपने पार्टनर की अपनी सिंगल फोटो रखी है, ऐसे कि बंदा मर ही गया हो बिल्कुल। अब तुम पूछोगे कि दोनों के साथ में फोटो क्यों नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों के साथ में फोटो है, लेकिन वो दे रखी है इन लोगों ने अपने अनाथ बेटे को जो यूएस में रहता, ताकि वो रोज सुबह उठ के इनकी पूजा कर सके। और भाई इस मूवी को बनाने में कितना कम एफर्ट लगा है वो तुमको इसी सीन से पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो तुमको फ्रेम के अंदर फोटो दिख रही है वो लिटरली सेम फ्रेम है जो कि 91 मिनट 41वें सेकंड पे यहाँ पर फ्रेम तुम्हें दिख रहा है। इसी को उठा के डायरेक्टर ने बोला कि भाई अबे चल ना, कौन से हम कोई किसी बड़े एक्टर्स और बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म बना रहे हैं ना, छोटी मोटी फिल्म ही है, लगा दे कुछ भी तो मिल रहा है। तो एडिटर ने वही फ्रेम काटी, वही उठा के इसी फ्रेम में चिपका दी कि लो भाई हो गया, ये लेके चले जाओ। क्योंकि जिसने मूवी बनाई उसे पता था ना भाई ये जनरेशन जिसके लिए मूवी बनाई गई है वो ये सब देखने ही नहीं वाली है, उसे मतलब होगा फालतू का आंसू बहाने से, इन कैरेक्टर से एम्पैथाइज करने से और अपने आने वाली पीढ़ी को फालतू में ब्लेम करने के लिए इस घटिया से मूवी को दिखा के। और अभी तो इन सब चीजों को मिला के स्टूपिडिटी खत्म नहीं हुई है। अब जो हम आगे सीन्स देखने वाले हैं उसमें तुमको पता चलेगा कि कैसे ये अपने ही बच्चों की डिसरिस्पेक्ट करता है, एंड वो सीन्स लाइक रेस्ट ऑफ द मूवी बिल्कुल भी सेंस बनाते ही नहीं है। लाइक दे आर एक्सट्रीमली एंड अटरली मोरॉनिक इफ यू थिंक लॉजिकली एंड रैशनली। ये लोग अब अपने अपने अलग अलग बेटों के घर में आ चुके हैं दोनों पेरेंट्स, और जो अमिताभ बच्चन है कहीं पे अपना टहलता टूलता आता है और बोलता है अपने बेटे से कि अरे बेटे जरा ये फोन, और इसका बेटा बोलता है कि, और इस पे फिर इसका रिएक्शन होता है कि हाँ अपने बूढ़े बाप की मदद नहीं करी, हाँ इसका बूढ़ा बाप फोन नहीं मिला सकता है, हाँ। अब यहाँ एक चीज तो नोटिस करो, ये अपने बेटे से आदमी फोन यूज करने के लिए बोल रहा है रात में क्यों? सुबह क्या कर रहा था ये आदमी? रात में इसको कैसे याद आया फोन करने का? और अच्छा अपने बेटों से बात करने के लिए चिट्ठी लिखेगा ये? आलोक को तो बड़ी जल्दी फोन कर देता है, उसको तो नहीं भेजता फेडेक्स से ईमेल। आलोक को फोन करने के लिए फोन यूज करना आता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे अपनी बीवी को फोन करने के लिए फोन कैसे भूल गया? अब इससे पहले हम नेक्स्ट सीन पे चले, मैं एक बात बताना भूल गया कि जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है वाइल जॉगिंग इन द पार्क, ये एक गुजराती से मिलता है हु ओन्स अ रेस्टोरेंट/कैफे, लेकिन इनका अपना कोई बच्चा नहीं होता जिनको ये बताता है कि किस चीज के थ्रू गुजर रहा है, कि ही इज नाउ सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ। क्या है 40 साल में पहली बार हम लोग अलग हुए। लेकिन ये इनको कभी भी पूरी स्टोरी नहीं बताता कि मैं कैसे पहले अपनी बीवी के साथ था, नॉर्मल रहन सहन में था, लेकिन जस्ट बिकॉज आई मेड ए स्टूपिड डिसीजन आई नाउ हैव टू लिव सेपरेट फ्रॉम माय वाइफ। ये कभी नहीं बताएगा इनको। एंड उसके लिए जो कपल है ये इसको बोलता है कि भैया इस पे बुक लिख डाल। अरे अंकल आपको लिखना चाहिए। लिखते क्यों नहीं? अरे भाई मैं You must write, uncle. एंड इसी चीज के बाद वी मूव टू द नेक्स्ट सीन जहां पर ये अगेन रात में टाइपराइटर यूज कर रहा है। मेरे से बेटर इस सिचुएशन को ये क्रिएटर एक्सप्लेन कर सकता है, सो आई एम हैंडिंग दिस ओवर टू हिम। भाई अगले दिन उसके बच्चों को स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है। मुझे एक बात बता, रात के 12 बजे तुझे क्यों टाइपराइटर पे लिख रहा है? वो सोए पड़े दूसरे कमरे में, ये दूसरे कमरे पे खैट खूट लगा पड़ा है। कसम से उसका सीन देखना, तू टाइपराइटर पे क्यों लिखना है? उस सीन में तू एग्जैक्टली देखना, मैं यहाँ पे स्क्रीन वो लगाऊंगा सीन, उसमें बगल में टाइपराइटर के ना एक किताब पड़ी है, वो उसमें लिख सकता है लेकिन वो नहीं लिख रहा है। क्यों? क्योंकि परेशान करना है बच्चों को। देख मतलब षड्यंत्र देख, बुढ़े का षड्यंत्र देख। बच्चे टोकेंगे तो लड़ूंगा, हाँ तो लड़ूंगा, बच्चे टोकेंगे तो लड़ूंगा। अबे खुद देख, मतलब रात के 12 बजे और पूरे दिन ये कहाँ हांडता रहता है, मतलब है जो इसको रात को याद आ रही किताब लिखने की। सुबह लिख, 3 बजे लिख, दिन में सुबह सोचने का टाइम मिल जाता है। हाँ नहीं, सुबह सोचता होगा रात को कैसे परेशान करूँ आज अपने बच्चों को, क्या करूँ आज रात को 12 बजे टाइपराइटर खोल दूंगा, किताब लिखनी है। अबे सुबह लिख,
सारा दिन हांटता रहेगा। अब इसके बाद बहुत सारे और सीन्स जिनको मैं एड्रेस करना चाहता हूं, बट फिर वो उन पे बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, सो इसलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेन सीन। और किसी ने अगर मूवी देखी हो या ना देखी हो, तुमने कहीं ना कहीं तो ये सीन ऑलरेडी देख ही लिया होगा, लेकिन इस सीन में ऐसी कुछ चीजें हैं जो इस मूवी के पूरे प्लॉट या इस पूरे नैरेटिव को तोड़ के रख देंगी। एंड वो चीज होगी सिर्फ और सिर्फ इस एक डायलॉग की वजह से। जब हमारी नई नई शादी हुई थी, मेरा एक सपना था कि हमारी भी एक गाड़ी होगी। तो जब इनकी नई नई शादी हुई थी, भाई साहब का सपना था कि इनकी भी एक गाड़ी हो, यानी कि गाड़ी का सपना बच्चे होने से पहले से था, याद रखना इस चीज को। लेकिन तब भी ही चोज टू हैव नॉट 1, not 2, not 3, 4 kids, and then on top of that adopted a 5th one, completely ऑप्शनल बाय द वे। एंड देन इसी सीन के बाद अगर तुम थोड़ा सा पीछे जाओगे, जहां पर ये लोग इनके घर में रह के टॉर्मेंट हो रहे होते हैं, वहां पर इनका जो ये बेटा है इनसे बोलता है कि भाई आप लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है, जो कि मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं रूड तो है, बिकॉज इफ यू आर बीइंग अनग्रेटफुल फॉर अ रूफ ओवर योर हेड तो बहुत गलत चीज है ये। तो यहाँ पे अनग्रेटफुलनेस है, लेकिन इसके बाद बहुत ज्यादा मतलब एकदम से डार्क हो जाता है रूम कि भैया कितनी बड़ी वो कह दी, और बिल्कुल सैड म्यूजिक के साथ फिर अमिताभ बच्चन बोलता है, अगर हम तुम बच्चों को भरपेट खिलाकर खुद आधे पेट पर सोते रहे तो हमने किया ही क्या है? अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला घोंट कर अगर हम तुम लोगों की हर इच्छा पूरी करते रहे तो हमने किया ही क्या है? अगर तेरे को गाड़ी खरीदनी थी तो तूने 4 बच्चे क्यों किए? एक कर लेता। जिस पैसे में तूने उन बाकी 3 को बड़ा किया उससे गाड़ी आ जाती, उस गाड़ी में वो जो एक बच्चा था उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती, उसको ऑटो में नहीं जाना पड़ता, वो गाड़ी में जाता तेरी। अब तुम लोग शायद धीरे धीरे समझ रहे होगे कि किस तरीके से इस मूवी के अंदर चीजों को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम यही आदमी खुद है। देन आफ्टर दिस सीन ये इनको इन्वाइट करता है अपने घर पे, तो आपको मेरे साथ घर चलना होगा, जहां पर ये इसकी बीवी अर्पिता से मिलते हैं। अर्पिता नहीं अर्पिता, मुझे नहीं पता ये अर्पिता क्यों नहीं बोल सकता उसको, बट ठीक है, वट एवर द रीजन इज, मे बी बिकॉज ऑफ काली, या बस फिर मैंने बोल दिया भाई। एनीवे, इसके बाद ये जो एंड होता है उसमें दिखाते हैं कि जो गुजराती ने जो उसको बुक लिखवाई थी वो अब पब्लिश हो चुकी है, जिसका नाम बाग भूत है, एंड वो चीज अब न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर बन चुकी है। एंड एट द एंड ये अपने सबसे ज्यादा फेवरेबल सन को बुलाता है टू गिव अ स्पीच। गुड इवनिंग। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। अब जब ये मूवी खत्म हो जाती है, मुझे बस पूरे टाइम एक ही क्वेश्चन था, when he was trying to live with his sons, जब ये साथ में रहने की कोशिश कर रहे थे, why did he not made a phone call to आलोक? उसे क्यों नहीं पूछा उसने कि क्या मैं तुम्हारे पास आकर रह सकता हूँ? उसने तो उसे बताया तक नहीं कि भैया मैं कहीं शिफ्ट हो रहा हूँ, ये खुद बोलता है ये चीज। कहाँ चले गए थे आप लोग? जब से मैं इंडिया लौटा हूं, कितने फोन ट्राई किए, लेकिन नो रिप्लाई। तो पहले ये उसे खुद एज अ थर्ड पार्टी ट्रीट कर रहा है, एंड देन अब जब उसने दिखा दिया कि नहीं भैया मैं आपको तब दूंगा, मैं मेरे पास आ जाओ आप, तो वही तो पहले बात है ना कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसने इसको फेवर किया उसका चला गया ये। तो इससे तो साफ पता चलता है कि भैया आदमी सेल्फिश है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, जो कि मैं तुमको अगर पूरी चीज समराइज करके बताऊं कि तुम एक पर्टिकुलर इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, इस दुनिया में आने का तुम्हारा कोई से नहीं था। यू वर ब्रॉट इन दिस वर्ल्ड बिकॉज 2 other people connected, had sex and decided to conceive a child. It was their decision to bring you in this world, and you on the other hand had 0 say in this. तो अगर तुम्हें किसी और की चॉइस से इस दुनिया में लाया जा रहा है तो they owe you everything, you don't owe them shit. सेम चीज जो मैंने कार वाले एग्जांपल में करी थी कि अगर इसकी कार प्लान्ड थी, इसका सपना था कि मुझे कार लेनी है, he could have just conceived 1 child या फिर 2 चिल्ड्रन ले लो। Instead he chose to have 4 kids and चारों बच्चों को ब्लेम कर रहा है कि भैया हमने अपने सपने तुम्हारे लिए मार दिए। Are you fucking stupid? तुमने अपनी चॉइस से हमें जन्म दिया और फिर तुम हमें बोल रहे हो कि हमने तुम्हारे लिए अपने सपने मार दिए। व्हाट? तुम्हारे बैड डिसीजंस की वजह से हमें क्यों ब्लेम करा जा रहा है यार? अगर आपकी फैमिली या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग पुअर है तो उसने बच्चे की कैसे गलती है? अब ये मूवी तो बस एक जरिया ले रहा हूं मैं टू एड्रेस द मेन कंसर्न्स, जहां पर लोग बोलते हैं कि भैया हमारा बच्चा निकालेगा मैं गरीबी से बाहर। अरे क्यों? अरे तू इतना बेवकूफ आदमी है कि तू खुद तो कुछ कर नहीं पाया, तू अपने बच्चे से जो तेरे से आधा है उम्र में, उसको तू सोच रहा है बहन जो कि वो गरीबी से बाहर निकाल देगा, वो भी तेरे से
आधी उम्र में 25 साल की उम्र में तूने क्या उखाड़ा था ये बता। एज अ जेनजी मैं ये ओल्डर जनरेशन को साफ साफ पूछना चाहता हूँ कि भैया तुम अगर ये सोचते हो कि तुम्हारा बेटा तुमको गरीबी से बाहर निकालेगा, तुम्हारी लाइफ सुधारेगा या फिर तुमको आगे पालेगा पोसेगा, तो तुम क्या कर रहे थे अपनी लाइफ में, तुमने कैसे नहीं निकाला। एंड दे आर्ग्यू दिस थिंग कि भैया हम तो आपको अच्छी एजुकेशन देते हैं, आपको अच्छा खाना देते हैं, अच्छी रूफ देते हैं, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और ये फिल्म में खुद भी कहते हैं कि प्यार में तो कोई हिसाब ही नहीं होता। प्यार में लेने देने का हिसाब नहीं रखा जाता है, प्यार तो बस किया जाता है। तो फिर जब प्यार में हिसाब नहीं होता तो ये इतना चोद भांगड़ा क्यों मचा रहा है यहाँ पे। एक बाप अपनी मेहनत की पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है। वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं। जो भी इंसान अपने बच्चे के लिए कुछ भी करता है वो प्यार के प्रति करता है। अगर तुम उसको व्यापार के प्रति कर रहे हो तो तुम वो चीज बच्चे के लिए कर ही नहीं रहे हो, तुम वो फिर वो अपने लिए कर रहे हो। अब देखो ये अलग बात है कि हर आदमी की हैसियत अलग होती है कि वो अपने बच्चे को किस तरीके की फैसिलिटीज दे सकता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा करोड़पति होते हैं, कुछ लोग करोड़पति नहीं होते हैं, जो कि सही बात है। लेकिन अगर तुम एक ऐसी कंडीशन में दूसरे आदमी को भी ले आओ जहां पर तुम खुद ही को अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर इसका ताना तुम उस बंदे को मारो जिसको तुम अपनी खुद की मर्जी से लेके आए हो, दैट इज नॉट फेयर। देखो मेरा एट द एंड कहने का मतलब सिर्फ ये है, किसी भी इंसान को अपने पेरेंट्स को सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। दे आर योर पेरेंट्स, दे आर देयर टू सपोर्ट यू। तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नन ऑफ इट हैज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स यू। जो भी चीजें वो दे रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहो एंड रिस्पेक्ट देम फॉर दैट इफ दे गिव यू रिस्पेक्ट इन रिटर्न। ये कुछ बुढ़े प्राचीन चूतियों के ख्यालात हैं कि भैया जो आदमी तुमसे उम्र में बड़ा है उसको तुम्हें रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी फालतू में। अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तुम्हारी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। याद रखना इस बात को। तुम्हें अगर लगता है कि तुम भी इन सब चीजों से गुजरते हो एंड तुम्हारी बात कहीं पर रखी गई है इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज डू शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड हाइप द वीडियो बिकॉज रीच। एंड अगर तुमको बहुत ज्यादा ही सपोर्ट करने का मन है देन यू कैन सपोर्ट मी डायरेक्टली थ्रू UPI यहाँ से। एंड अगर तुम नए हो एंड अगर तुम्हें ऐसे और वीडियोस देखनी है देन क्लिक द सब्सक्राइब बटन बिकॉज इस चैनल पे ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी। That being said, don't forget to check out my gaming channel and my Instagram. I will see you guys in the next one. Please take care and peace out.